सर। चलिए तो मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए और वेट कर लीजिए आप लोग। कोई बच्चे हैं? तो आज हम पहले केमिकल बॉन्डिंग का जो रिमेनिंग पार्ट था ना वो खत्म कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट अगर टाइम बचता है देन मैं आयनिक इक्विलिब्रियम भी आपको करवा दूंगा, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में हम जो मेजर मेजर टॉपिक है ना उनमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। और जो भी टॉपिक में थोड़ा बहुत डाउट अगर लग रहा है आपको कि है वो मेरे से आप पूछ लेना, ठीक है। कुछ बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन भेजा है, मैं उनका सॉल्यूशन उनको सेंड कर दूंगा। अगर कोई थ्योरेटिकल डाउट रहा तो आप मेरे को कॉल कर लेना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीएससी पीआर तक आई थिंक कंप्लीट कर लिया था ना, एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग। हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था कुछ क्या? सर पीडीएफ नहीं भेजे थे आप? हाँ, मैं आज क्लास के बाद भेज दूंगा आपको पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ भेज देते, बीच से वो कट करके भेजना पड़ता है, ठीक है, इसलिए नहीं सेंड किया था। ओके सर, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने कहाँ तक किया था कुछ कंफर्म करेंगे। शायद वीएससीपीआर मैंने बता दिया था कंप्लीट ना, एक बार कंफर्म करोगे। बॉन्डिंग कंपैरिजन कर रहे थे, उनके बॉन्ड एंगल में कंपैरिजन कर रहे थे। चलिए इसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं अपन। तो 2 टॉपिक और बचा हुआ है मेजर टॉपिक जिसके क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़ा हाई रहता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, एक बार कंफर्म करिएगा। हाँ सर। ओके। तो नेक्स्ट जो है वो है डाइपोल मोमेंट, है ना। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो एक तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे न्यूमेरिकल टाइप के, है ना। तो सिंपल हम डाइपोल मोमेंट जो लिखते हैं ना वो Q into D के इक्वल होता है। Q क्या होता है, चार्ज, एंड D है बॉन्ड लेंथ। अब जब भी अपन यूनिट की बात करेंगे ना तो यूनिट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है आपको कि डीवाई यूनिट होगा, और 1 डीवाई जो होता है वो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। और इसको अगर कूलम्ब मीटर में कन्वर्ट करें ना तो ये 3.33 into 10⁻30 कूलम्ब मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट में। अब हम क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो हमें 2 टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे। कहीं पे बॉन्ड मोमेंट आपसे पूछ लेता है और कहीं पे डाइपोल मोमेंट पूछ लेता है। तो बॉन्ड मोमेंट का मतलब होता है इंडिविजुअल बॉन्ड का जो डाइपोल है ना उसको हम बॉन्ड मोमेंट बोलेंगे, और कंप्लीट कंपाउंड का जो मोमेंट रहता है हम उसके लिए क्या यूज कर लेते हैं, कहीं पे डाइपोल मोमेंट लिखा मिलेगा। तो थोड़ा सा वर्ड पे कंसंट्रेट करिएगा, अगर सिर्फ बॉन्ड मोमेंट लिख रहा है तो इंडिविजुअल बॉन्ड की बात करेंगे। अब ये निकालते कैसे, लॉजिक सीखना है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में अगर कोई नॉन पोलर है, अगर डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आ गया, मतलब सिमिलर टाइप के एटम के मिड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, देन हम उसको नॉन पोलर बोलते हैं, म्यू का वैल्यू 0 है। और अगर 2 डिफरेंट एटम के मिड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है जहां डेल्टा ईएन का वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, पोलर रहे, तो उसमें म्यू का वैल्यू नॉन जीरो होता है। सेम लॉजिक पॉलीएटॉमिक के लिए भी लगाते हैं। अब जब भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है ना तो उसमें हम क्या शॉर्टकट लगाते हैं, लॉजिक समझना है ध्यान से, कि अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक रहा ना, मतलब मॉलिक्यूल्स हैविंग नो लोन पेयर एंड सिमिलर सराउंडिंग एटम, देन इट्स डाइपोल मोमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0, है ना। अगर कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक रहता है, सिमेट्रिक का मतलब कोई लोन पेयर नहीं रहे और सराउंडिंग एटम का भी नेचर सिमिलर है ना, देन डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए मैंने फंडा कल लास्ट क्लास में भी समझाया था, और आज की क्लास में भी एक लैंग्वेज मैंने लिख दी है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और ये 2 ही बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस ये सिमेट्रिक है और दोनों सराउंडिंग एटम भी सिमिलर है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, है ना।
और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, दैट मींस ये भी हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक है ना। ऑल बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स। BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड है ना, तीनों बॉन्ड BF 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 बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, है ना। और बोरोन 3 ही बॉन्ड बनाता है, दैट मींस ये भी सिमेट्रिक रहेगा। बट अगर मॉलिक्यूल कहीं पे अनसिमेट्रिक दिखे ना, अनसिमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि सेंट्रल एटम हैव लोन पेयर and different surrounding atoms is present, in that case mu is non-zero, है ना। इसको बोलेंगे अपन पोलर बोल देते हैं। जैसे SO2 की बात करेंगे तो SO2 में सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, है ना। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, दैट मीन 2 ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया होगा, और एज ए रिजल्ट 2 बॉन्ड पेयर दिख रहा होगा। एक लोन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक लोन पेयर जो आता है ना, लोन पेयर के मोमेंट हमें ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम लेके चलना पड़ता है। मैंने नीचे लिख भी दिया है कि अगर कहीं पे लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहे, देन इट्स मोमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। बट अगर लोन पेयर कहीं प्योर ऑर्बिटल में रहे ना, देन इसके ओवरऑल मोमेंट को हम कैंसिल कर देते हैं ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, समझना है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में कहीं पूछ के आपको कंफ्यूज करेगा कि अगर लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहा, देन हम उसका मोमेंट ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम लेंगे। अगर प्योर ऑर्बिटल में दिखता है, देन ओवरऑल मोमेंट को हम कैंसिल कर देंगे। कुछ एग्जांपल से चलते, जैसे मान लो कि XeF4, तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में ना ये 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 फ्लोरीन ने 4 बॉन्ड बनाया है, मतलब 4 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 लोन पेयर दिख रहा होगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। बट जिस समय अपन ने 2 लोन पेयर वाला ज्योमेट्री बनाया था ना, तो 2 लोन पेयर में ये ऊपर और नीचे लगाते हैं अपन, ऐसा लगाएंगे ऑल पोजीशन आर सिमिलर, तो मैं ऐसे पोजीशन पे लगाऊंगा कि हमारे पास कोई ज्योमेट्री रिमेनिंग रहे। तो ये कंपाउंड ना अनसिमेट्रिक होते हुए भी, मतलब लोन पेयर रखते हुए भी ये नॉन पोलर होता है ना। म्यू का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपने क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन पोलर, है ना। तो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, बट कुछ ऐसे रहेंगे जहां पे आपको स्ट्रक्चर का भी थोड़ा बहुत पैटर्न देखना है। जैसे ये स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल था, ऑक्टाहेड्रल में 2 लोन पेयर आ जाए तो स्क्वायर प्लेनर बोलते थे इसका से। अब ये स्क्वायर प्लेनर तभी होगा जब दोनों लोन पेयर को कहाँ रखो, इधर रखोगे, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है लोन पेयर, तो इसका मोमेंट अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम होगा, और ये दोनों मोमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा होगा। XeF2 की अगर बात करें तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है। और sp3d में मैंने लास्ट तक आपको लॉजिक समझाया था कि जितने भी लोन पेयर रहते हैं ना, वो कहाँ रहेंगे, इक्वेटोरियल पे रहते हैं, है ना। तो एक्सियल वाले फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है, और इक्वेटोरियल में इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ रहेगा, तो ये ओवरऑल भी कैंसल आउट हो गया। तो सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक तो हमें देखना ही देखना है, प्लस इन दोनों कंपाउंड में हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी चलेंगे कि अगर sp3d2 में 2 लोन पेयर रहा ना, तो इसमें म्यू 0 होता है। sp3d में अगर 3 लोन पेयर रहा तो इसका भी म्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लेता है डायपोल मोमेंट से कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो ये वैल्यू हमेशा कैसे निकालेंगे, म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100, है ना। म्यू ऑब्जर्व हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, म्यू थ्योरेटिकल हमें कैलकुलेट करना पड़ता है Q इनटू D ESU सेंटीमीटर से। जैसे कुछ क्वेश्चन की बात करें अपन, जैसे मान लो NH3 और NF3 आया, तो NH3 NF3 दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है ना। लोग सारे पॉइंट सेम है। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड, 2 कंपाउंड जिनका हाइब्रिडाइजेशन और शेप सेम रहे, उनको आइसो स्ट्रक्चरल बोलते थे। अब इसमें अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें ना, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो मोमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, और लोन पेयर का भी मोमेंट अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम होता है, तो इसमें ओवरऑल मोमेंट ऐड हो रहे हैं। इसमें अगर देखोगे तो लोन पेयर का मोमेंट अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, बट फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव, सो इट्स मोमेंट इज टुवर्ड्स द फ्लोरीन, और यहाँ पे दोनों मोमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, है ना। तो इसका डायपोल मोमेंट इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है बच्चे? बट अगर क्वेश्चन में ना बॉन्ड बॉन्ड डायपोल मोमेंट पूछ ले ना, तो बॉन्ड डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल बॉन्ड के लिए निकालते हैं। तो इंडिविजुअल बॉन्ड में जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का वैल्यू हायर दिखेगा, हम क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड का बॉन्ड डायपोल मोमेंट हायर होता है। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे। किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है क्या? एक बार कंफर्म करिएगा।
H2 और F2 में सेम लॉजिक लगाएंगे, है ना। जो मोर नेगेटिव हमें वेक्टर वाला फंडा लगाना है ना। तो वेक्टर वाले में ये अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, ये अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, रिजल्टेंट इधर लग रहा होगा, इसका रिजल्टेंट इधर लगा, है ना। इसमें जितने भी रिजल्टेंट है वो एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हाइयर हो जाएगा। तो इन बिटवीन H2 एंड F2O, H2 इज मोर पोलर, और इंडिविजुअल अगर बॉन्ड डायपोल बॉन्ड की बात करें तो OH इज मोर पोलर देन OF हो जाएगा। बच्चे किन्हीं का कोई कंफ्यूजन, एक बार कंफर्म करिए। अरिजीत, यहाँ कोई कंफ्यूजन है भाई? नहीं है। नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। या तो बोरॉन फैमिली में इनको कंसीडर कर लेगा, या फिर यहाँ पे कंसीडर कर लेगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये बेंजीन है और ये बोराजीन है, इनऑर्गेनिक बेंजीन्स को बोलते हैं। तो इन बिटवीन बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन अगर हम बात करें तो दोनों ही क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, है ना। कैसे नॉन पोलर होंगे? अब B3N3S6 का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, है ना। कार्बन की जगह अल्टरनेट पोजीशन पे B और N रख दो, है ना। अल्टरनेट पोजीशन पे B और N रख दो। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना। तो ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, बोरोन लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी तरीके से आ जाएंगे। तो बोथ बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है ना। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज बोराजीन, है ना। B3N3S6 को इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। तो दोनों ही नॉन पोलर होते हैं। बट अगर इसमें बॉन्ड डायपोल मोमेंट पूछे ना, तो बॉन्ड डायपोल मोमेंट में हम ये बोलेंगे इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइयर है। सो ड्यू टू मोर बॉन्ड डायपोल मोमेंट, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इटसेल्फ। कोई कंफ्यूजन है बच्चे? कोई कंफ्यूजन? इसके जितने भी एटम है ना, ऑल एटम आर इन सेम प्लेन। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है ना, रीजनल सेशन में पूछ लेगा। या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, मैक्सिमम 12 एटम्स इन वन प्लेन। किन्हीं बच्चे का कोई कंफ्यूजन? सर क्या क्या सर मोर रिएक्टिव कैसे बोले? क्या बोलिए? ये मोर रिएक्टिव, ये बॉन्ड डायपोल मोमेंट के बेसिस पे सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करिए, है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, ये बहुत कम होगा विद रिस्पेक्ट टू बोरोन एंड नाइट्रोजन। क्लियर है ये? हाँ सर। तो इस रीजन से मैंने ये बोला थोड़ा बहुत पोलैरिटी यहाँ पे ज्यादा डेवलप हुआ होगा। इसके रीजन से इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है ना, वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नेक्स्ट सिस और ट्रांस वाले में आप कर ही लेंगे, है ना। ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक में भी मैंने बताया आपको, है ना। और नॉर्मल स्ट्रक्चर देखिए, इन जनरली हम क्या बोलते हैं, सिस जो होता है वो पोलर होता है, ट्रांस क्या होता है, नॉन पोलर होता है। बट कब होगा? जब सिमिलर टाइप ऑफ सराउंडिंग एटम रहे। अगर सराउंडिंग एटम अलग अलग है उस केस में ये वैल्यू डिफरेंट भी हो सकता है। अब जब अपने एरोमेटिक कंपाउंड की बात की थी ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो। और इप्सो पोजीशन से जो नियरेस्ट पोजीशन होता है वो ऑर्थो कहलाता है। नेक्स्ट नियरेस्ट इज मेटा एंड मोर डिस्टेंट पोजीशन इज नोन एज पैरा, है ना। ये लॉजिक था अपने पास। तो कहीं पे अगर ऑर्थो पे रहे, मेटा रहे और पैरा रहे, तो इनके लिए हम क्या बोलते हैं, एज थीटा वैल्यू इंक्रीजेस, है ना, म्यू आर रिजल्टेंट जो होगा ना, रिजल्टेंट जो भी डायपोल मोमेंट आ रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जनरली अगर सराउंडिंग एटम के नेचर सेम रहे तो ऑर्थो वाला मेटा से ज्यादा होता है, मेटा वाला पैरा से ज्यादा होता है। अब ये पूरा एक अच्छा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ पे ये पूछ लेता है कि इन कार्बन मोनोऑक्साइड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। जब अपन ने अभी कोऑर्डिनेशन किया था ना, तो कोऑर्डिनेशन में भी मैंने इस कंसेप्ट को रिपीट करवाया था आपको, है ना, कि ऑक्सीजन पे क्या आता है पॉजिटिव, कार्बन पे क्या आता है निगेटिव आता है ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग वाले लॉजिक से। तो नेट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन। अरिजीत, इसमें कुछ कंफ्यूजन है भाई? नहीं है। नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि म्यू का वैल्यू SCl गिवन है, बॉन्ड लेंथ का वैल्यू ये गिवन है, परसेंटेज यानी कैरेक्टर बताइए। ट्राई करेंगे एक बार। परसेंटेज यानी कैरेक्टर का फॉर्मूला होता था म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। एक बार ट्राई करिएगा इस फंडे को लगाते हुए। क्योंकि मेंस 25 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ट्राई करिए एक बार।
16.6 कितना आ रहा है? 16.6 16.6। आगे भाई सबका यही है 15.6 16.6 ना, यही आया था भाई। हाँ सर। अरे जी हाँ हाँ सर। सर। ओके सही है भाई। फिर चलिए देन कुछ एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे मेंस 24 में क्वेश्चन ये पूछा गया कि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये देखना है कौन कौन सा सिमेट्रिक है। ये दोनों सिमेट्रिक है, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। कैसे पता चला मेरे को सिमेट्रिक? ये चार ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे और चार के चार बॉन्ड बनाया है ना। और सराउंडिंग एटम के सिमिलर है, इसमें भी पांच ही इलेक्ट्रॉन थे, पांच के पांच बॉन्ड बनाया, तो ये भी हट जाएगा। अब इन दोनों में बचा NH3 और NF3। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर अभी जस्ट अपन ने कंपेयर किया था कि N और H में मोर निगेटिव N है, जिसका डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, लोन पेयर ऑलवेज अवे फ्रॉम। इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। NF3 में जो F का है ना लोन पेयर, वो नीचे रिजल्टेंट नीचे जा रहा था और लोन पेयर का रिजल्टेंट ऊपर, लोन पेयर का डायरेक्शन ऊपर है। इसमें वैल्यू कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो NH3 जो है इसका मोर डाइपोल मोमेंट रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, अगर इन तीनों में अगर पूछा जाए ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है, तो फिर से हर जगह आप पहले सिमेट्री देखना। ये सिमेट्रिक है, जीरो हो जाएगा, ये सिमेट्रिक है, जीरो हो जाएगा। बट इसमें एक एटम ना अलग है बाकी तीन से, तो ये सिमेट्रिक नहीं रहा। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो डाइपोल मोमेंट इसका सबसे हाई है, इन दोनों का इक्वल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन भाई? नहीं है हेलो सर, नहीं है। तीसरा है ना, आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। थर्ड ये वाला नेक्स्ट वन एक बार ट्राई करेंगे, क्या रहा आंसर। ये एक एडवांस 20 में निकालना क्या क्वेश्चन है? पूछा। हाँ निकालना क्या है क्वेश्चन में? मेंस नंबर 24 में नंबर ऑफ हाँ नंबर ऑफ पोलर कंपाउंड निकालना है। कितने कंपाउंड इसमें ऐसे हैं जिनका नेचर जो पोलर होगा। मेरा वॉइस क्लियर है ना बच्चे? एक बार कंफर्म करिएगा। हाँ सर। ओके, आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितने पोलर हैं ये निकालिए आप। करिए, ट्राई करिए क्या होगा। तो 6 आ रहा है। कंपाउंड का नाम बताए? हम बताइए। अब पहला होगा, तीसरा होगा, पहला होगा, मैं मार्क करता हूँ, पहला होगा, तीसरा तीसरा, होगा, देन देन सर लास्ट वाला मार्क कीजिए। लास्ट सर वाला मार्क। H2S कैसे होगा सर? CO2 होगा ना? सर लास्ट वाला कितने आ मतलब रहे हैं पहला लाइन का बताइए। लास्ट वाला। अच्छा पहले वाले का लास्ट वाला, ओके। फिर ओके NH3, देन NH3 भी होगा। NH3 भी होगा, चार आए। फिर H2O भी होगा। H2O भी होगा, पांच आया। एक और क्या आया था भाई?
आंसर 5 ही आ रहे, 5 आ रहे। 5 आ रहे हैं। सबके आंसर 5 है क्या? एक बार कंफर्म करिए। सर मेरे 6 है। आपके 6 हैं। कौन कौन से भाई 6 है? सर एक हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पोलर होगा? ओ सॉरी सर, सॉरी सर। और बच्चे, रिमेनिंग बच्चे, आप लोग का आंसर क्या है? एक बार कंफर्म करिए बच्चे, एक बार कंफर्म करना है। अरे भाई एक बार बता तो दे। 5 हो रहे थे। 5 हो रहे, ओके। इसमें पोलर जो है ना, मैं एक बार काउंट करता हूँ, देखता हूँ कौन कौन सा पोलर है, कौन कौन सा नॉन पोलर है। तो HF जो होगा ना, HF का नेचर क्या रहेगा? हम क्या बोल सकते हैं इसको? नॉन पोलर है। तो म्यू का वैल्यू ये नॉन जीरो है। लिख सकते हैं भाई? इसमें म्यू का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। H2S में सल्फर के ऊपर लोन पेयर दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा? म्यू इज नॉन जीरो। CO2 में रेगुलर ज्योमेट्री, म्यू का वैल्यू 0। NH3 इररेगुलर ज्योमेट्री, म्यू का वैल्यू नॉन जीरो। इसमें म्यू का वैल्यू 0, इसमें म्यू का वैल्यू 0, इसमें म्यू का वैल्यू नॉन जीरो। है ना? कोई कंफ्यूजन भाई अभी तक? नहीं इसमें सर। म्यू का वैल्यू 0 है ना? H2O की अगर बात करें तो H2O में म्यू का वैल्यू नॉन जीरो है। क्या क्या? एक बार कंफर्म करिए। ठीक है, सिलिकॉन का 4 होता है। हाँ, सिलिकॉन का वैल्यू सिर्फ कार्बन के नीचे ही रहेगा ना, 4 होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? 6 आंसर गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग टू 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 आई थिंक पूछा गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना? क्वेश्चन ये पूछा गया था, नंबर ऑफ कंपाउंड विद जीरो डायपोल मोमेंट, है ना? म्यू इक्वल्स टू 0 आपको कैलकुलेट करने थे, है ना? अगर नॉन जीरो पूछा जाता तो नॉन जीरो जो रिमेनिंग बच गए, अब वो वाले आ जाएंगे आंसर, है ना? जैसे सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, ये भी मेंस 24 का क्वेश्चन, सॉरी 24 का क्वेश्चन है। और इसमें आप लोग को सॉल्व करने हैं कि भाई कितने ऐसे कंपाउंड है जिसमें म्यू का वैल्यू नॉन जीरो है। एक बार ट्राई करोगे? एक बार ट्राई करिए, कंफर्म करिए आप लोग क्या आ रहा आंसर। आंसर बच्चे एक बार कंफर्म करिए जल्दी से, आंसर क्या आएगा? ट्राई कर रहे हो ना आप लोग? मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म Correct. करो। ओके। सर NF3 H2O H2S और HBr HCl। कितने आए? रुके गुनते हैं। आंसर आंसर सर 5 आ रहे। 5 आ रहे हैं।
सबके आंसर 5 है बच्चे? 5 आ रहे हैं ना? NF3, H2O, H2S, सर आपको HBr तो मैं और कंपाउंड्स बता दिए थे। हाँ, ये 5 बच गए, सही बताए थे आप, है ना? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया है ना, मेंस 24 में, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें म्यू का वैल्यू 1.2 डिवाई है एंड बॉन्ड लेंथ का वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम था, देन फ्रैक्शनल चार्ज ऑन ईच एटम इज डैश इनटू 10 टू द पावर -1 ESU, देन आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना था, क्या होगा आंसर? ट्राई करिए बच्चे। आंसर बच्चे एक बार आंसर बताइए क्या है यार? सर रुके, कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके ओके, कर लीजिए एक बार। सर 25 होगा। 25 होगा, 0.25 25 आया होगा, उसको 25 इंटू 10 टू द पावर -1 के टर्म्स में लिखना था ना। तो देखिए क्या कहाँ पे वो गलत कर दिए। वो गलत कर दिए। हाँ, इस क्वेश्चन में ओके, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन है क्या? एक बार कंफर्म नहीं, करिए सर। आप लोग। देन लिमिटेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, डायरेक्ट ना हम अब क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना? अब इसी पॉइंट में ना एक और जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला फंडा था ना, वो रिलेट कर लेता है यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से भी गाइड कर देता हूँ। देन हम डायरेक्ट चलेंगे कहाँ पे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ, है ना? यहाँ से हर एक बच्चे के पेपर में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? लास्ट ईयर थोड़ा वेटेज कम था, तो इस बार वेटेज बढ़ाएगा, और एक क्वेश्चन यहाँ से
ईच एंड एवरी शिफ्ट में, है ना, एक्सपेक्टेशन रहता है कि रहेगा ही रहेगा। अब एमओटी और वीबीटी में क्या डिफरेंट चीज है, लॉजिक समझना है। तो हम क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स ना वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे, है ना, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो वही दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे जिनका एनर्जी क्या रहे, कंपेरेबल रहे, मतलब इक्वल रहे, और सिमेट्री भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल रहते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक्स। सो इसमें स्टेबिलिटी जो दिखेगा ना वो थोड़ा ज्यादा दिखेगा आपको, है ना। एंड फोर्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे ना उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। एंड जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एक को बोलते हैं अपन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा और पाई, एंड अदर आर नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से अपन डिनोट करेंगे। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है ना वो कहाँ पे किसने दिया था, तो हंट्स एंड मुलिकन के अकॉर्डिंग टू ये कंसेप्ट आया था। अब ये डायग्राम जो मैं दिखा रहा हूँ ना, इस डायग्राम के बेसिस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे थ्योरेटिकल अप्रोच के पूछ लेता है आपसे कि हम जब भी कहीं पे दो ऑर्बिटल को आपस में ओवरलैप करवा रहे हैं तो ये वेव फंक्शन दिख रहा है, साई ए और ये साई बी रखा हुआ है, दोनों का वेव फंक्शन सेम डायरेक्शन में था। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे ये मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मतलब इसको बोलेंगे साई ए प्लस साई बी। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो माइनस के टर्म्स में हम क्या बोलेंगे, साई माइनस का साई बी आया होगा, है ना। अगर दोनों ए और ए है तो ये टू साई ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बट यहाँ साई ए और साई ए ही अपन लेके चलेंगे, उस केस में हमें क्या मिलेगा, कुछ भी यहाँ पे रिजल्ट वेव का नहीं दिखने वाला, है ना। तो इन चार डायग्राम के बेसिस पे ना हम कुछ पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं। ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे जो हाईलाइट किया हुआ 6 वर्ड है ना, आपको किसी भी एक नोट का ये 6 वर्ड याद रखना है ना। जो यहाँ पे लिखा है उसके जस्ट अपोजिट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा, है ना। तो हम सिंपल सा फंडा ये बोलते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन वेव आपस में मीट कर रहे हैं और सेम फेज में अगर मीट करेंगे, देन जो इंटरफेरेंस बनता है उस इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के मिड में इंक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का न्यूक्लियस के मिड में इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन से जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी जो होगा वो इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम रहने वाला। किन्हीं बच्चे का कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, एक बार कंफर्म करिए। किन्हीं बच्चे का कोई कंफ्यूजन है ना ये 6 वर्ड में। अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन वेव किसी अलग फेज में अगर ऐड हो रहे हैं, जैसे मान लो मैं ऐसा कर दिया, तो इसमें अपोजिट फेज में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इस इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बिटवीन न्यूक्लियस डिक्रीज करेंगे, है ना, रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ने से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के से हाइयर होने वाला है। कोई कंफ्यूजन बच्चे एक बार कंफर्म करिए। हेलो नहीं बच्चे एक बार कंफर्म। तो हम इसके बेसिस पे ना, जैसा अपन ने वीवीटी में देखा था ना, तो ऐसे ही एक और कंसेप्ट हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो अपन एक्सप्लेन करेंगे, तो उस थ्योरी को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एलसीएओ, है ना। तो एलसीएओ के अकॉर्डिंग टू दो टाइप के ओवरलैपिंग होंगे, एक एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरा साइड वेज ओवरलैपिंग, है ना। अब एक्सियल के लिए वही फंडा है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में रहा, ये बना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बट एक का साइन प्लस दूसरे का साइन माइनस कर दो तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, है ना। और इसमें एक और टर्म आएंगे कि कहाँ पे नोडल प्लेन मिलता है, कहाँ पे नोडल प्लेन नहीं मिलता है। तो नोडल प्लेन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा इमेजिनरी प्लेन, है ना, जो न्यूक्लियस के मिड पॉइंट से पास हो और वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नहीं दिखे, है ना, ऐसे प्लेन के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, नोडल प्लेन टर्म यूज करते हैं। बच्चे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आप लोगों का, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन बच्चे कंफर्म करिएगा। देखिए, तो ऊपर बॉन्डिंग वाले में कहीं से भी लाइन खींचोगे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगा ही दिखेगा, ये बोलेंगे भाई नोडल प्लेन नहीं रहता है, इसमें नोडल प्लेन एक है।
सेम S और P से सिग्मा बॉन्ड बनता था, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहा और दोनों के साइन को अपोजिट कर दो तो एंटी बॉन्डिंग। इसमें भी एक नोडल प्लेन दिखेगा, इसमें नोडल प्लेन नहीं दिखा। दोनों P अगर सेम फेज में रहा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, अगर नहीं रहा तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन दिखेगा अपने को, बॉन्डिंग में नोडल प्लेन अपने को नहीं दिखने वाला। कोई कंफ्यूजन बच्चे? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है एक बार कंफर्म करिए। हेलो नहीं है। रंजीत, यहाँ कोई कंफ्यूजन है भाई? नहीं है। बहुत सही। सर मतलब डिस्ट्रक्टिव में हमेशा होगा नोडल प्लेन? हाँ, डिस्ट्रक्टिव में हमेशा नोडल प्लेन होगा, है ना। ओके सर। अगर हम एक्सियल ओवरलैपिंग कराएंगे और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो नोडल प्लेन एब्सेंट रहता है ना। और एंटी बॉन्डिंग में हमेशा नोडल प्लेन प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो इसके लिए एक टर्म भी हम यूज करते हैं कि अगर कहीं पे नोडल प्लेन ना इवन नंबर में रहे देन उस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं जीरेड, है ना। और नोडल प्लेन अगर ऑड नंबर में रहे ना तो उसको बोलते हैं अनजीरेड। तो हमें ऐसे याद रखना है कि एक्सियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब भी बनता है ना तो बॉन्डिंग में जीरेड ऑर्बिटल बनता है ना। जीरेड का मतलब जीरो रहेगा यहाँ पे, है ना। और एंटी बॉन्डिंग में अनजीरेड था, वन नोडल प्लेन बन रहे थे। क्लियर है? क्लियर है ये फंडा? किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? एक बार तो ये टर्म्स भूल गए थे, जीरेड और अनजीरेड। तो जीरेड का मतलब होता है जहां पे इवन नंबर ऑफ ऑर्बिट, नोडल प्लेन इवन नंबर में रहे ना उसको बोलते हैं भाई जीरेड, है ना। सिमेट्रिक अलोंग एक्सिस रहता है उसको बोलते हैं जीरेड अपन, है ना। और सिमेट्रिक नहीं रहा, जहां पे ऑड नंबर रहा उसको अनजीरेड। तो कुछ अच्छा क्वेश्चन अगर बनाएगा ना तो वहां पे ये टर्म यूज करेगा आपसे। अब जैसा अपन ने सिग्मा के लिए किया है पाई के लिए भी करते हैं। तो पाई बॉन्डिंग के लिए भी तीन टाइप के पाई बॉन्डिंग अपन ने पढ़े थे, पीपी था, है ना, एक पीडी था। वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। तो पीपी से बनेगा बॉन्डिंग। अब यहाँ पे क्या देखोगे कि जो भी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग हो रहे हैं ना वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये इमेजिनरी प्लेन पास कराऊं ना तो इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 दिख रहा है। तो साइडवेज ओवरलैपिंग में जब भी अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो इसमें एक नोडल प्लेन रहेंगे और इसको बोलेंगे अपन अनजीरेड, है ना। क्यों अनजीरेड? जब भी ऑड नंबर है तो हमेशा अनजीरेड बोलेंगे। तो साइडवेज ओवरलैपिंग का जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लगता है वो अनजीरेड होता है ना। इसमें नोडल प्लेन निकालोगे तो दो नोडल प्लेन दिखेंगे आपको। और डिस्ट्रक्टिव वाले जो होते हैं ना वो जीरेड होते हैं, इसमें दो नोडल प्लेन रहेंगे। डी ऑर्बिटल और पी अगर आपस में कंबाइन किया तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग है। अब लॉजिक क्या था कि बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा होगा तो दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता हुआ। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, रिपल्सन हो रहा है ना। ये न्यूक्लियस था, इन न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता हुआ दिख रहा होगा आपको, है ना। तो हमें ये थोड़ा सा ना ये डायग्रामेटिकली अप्रोच के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं जेई में, है ना, कि कब कैसा रहेगा। हम सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। देन डी एक्स वाई थे, ये अगर सेम प्लेन में है तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ जीरेड है, ये एबीएमओ बनता है, जीरेड होता है। तो पाई साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए जो कंडीशन है मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग जीरेड होता है और इसमें दो नोडल प्लेन रहेंगे। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जीरेड था, बॉन्डिंग अनजीरेड होता है और इसमें एक नोडल प्लेन रहेंगे ऑलवेज। तो हमें ना ये नोडल प्लेन का वैल्यू कहीं कहीं याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ लेते हैं मोर देन वन करेक्ट वाले में, है ना। 4-5 स्टेटमेंट जो लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा ना उसमें हो सकता है कुछ अच्छा पेपर बनाए तो उसमें ये लाइन इंसर्ट कर दे। तो थोड़ा सा ना जब आप रिवाइज करिएगा इस पीडीएफ को तो इस पॉइंट पे थोड़ा फोकस कर लेना। अब मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी रिसेंट ईयर में जो ट्रेंड देखे होंगे आप, है ना, अगर पीवाईक्यू आपने सॉल्व किया होगा तो हमें बस ये 3 स्टेटमेंट याद रखने हैं। अगर सेम प्लेन रहा और सेम फेज रहा तो ऑलवेज बीएमओ बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर सेम प्लेन और अपोजिट फेज रहा तो एबीएमओ बनता है। और अगर प्लेन ही डिफरेंट हो जाए ना तो उस केस में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे एक एस ले लूं और एक पी वाई या फिर पी जेड ले लेता हूँ और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर आपने एक्स ले लिया तो जितना ये वाला ओवरलैपिंग जिसको अपन ने वीबीटी में जीरो ओवरलैपिंग बोला था ना, तो अगर कहीं पे जीरो ओवरलैपिंग होता हुआ दिखेगा तो हम उसको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अरिजीत भाई यहाँ कोई कंफ्यूजन है आपका? नहीं है। सिंपल फंडा, जीरो में क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है।
जैसे यहाँ पे देखिए PXPY है, इसको भी क्या बोलेंगे NBMO है ना, जीरो ओवरलैपिंग है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, खत्म हो गया ये भाई, है ना। अगर मैं एक S ले लूं और DXY ले लूं और Z एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग कराऊं, तो जितना पॉजिटिव पार्ट ओवरलैप कर रहा है उतना ही नेगेटिव भी कर रहा होगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो ओवरलैपिंग, दैट इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। S के साथ अगर DXY ले लो और X एक्सिस ले लेते हो, है ना, तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है अपने को, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो ये भी NBMO का एग्जाम्पल है। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछ लेता है कि अगर कहीं पे ऐसा लिख दे कि DX² एंड DXY अगर ओवरलैप कर रहा है ZX इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग, तो किस टाइप की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन या क्या बनेगा, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग। तो हमने Z एक्सिस लिया था, DX² Y² मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, DXY मतलब प्लेनर है ना, तो दोनों में कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है ना कॉमन पाथ पे आ ही नहीं रहे, अगर आ भी रहा है तो जो पॉजिटिव नेगेटिव को के साथ सेम एरिया शेयर कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक DX² Y² और में DXY लिखा रहे हैं ना, मतलब इसी के दो ऑर्बिटल और इसके दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, तो इनमें अगर सेम प्लेन में रहता है तो डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, अगर अपोजिट फेज में रहा तो डेल्टा स्टार बनता है। DXY भी अगर सेम फेज में रहे Z एक्सिस के अलॉन्ग, तो डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और यहाँ पे डेल्टा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो कहीं कहीं कुछ अच्छा क्वेश्चन अगर बनाएगा ना, तो उसमें आपको ये सारे स्टेटमेंट लिखे हुए मिलेंगे कि टू इन बिटवीन ओवरलैपिंग ऑफ DX² Y² एंड DXY, है ना, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, ऐसा लिख देगा आपसे, है ना, जहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। हम क्या बोलेंगे, इसके अकॉर्डिंग टू ये करेक्ट है। आपको लैंग्वेज याद नहीं रखना, बस डायग्राम आपको पता है कि DX² Y² कैसा दिखता है, DXY क्या था, प्लेनर था भाई, दोनों को आप ओवरलैप करा लीजिएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग। अगर हमें कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है, जैसे मान लो कि DX² Y² कहाँ दिखा, यहाँ दिखा होगा, DXY कहाँ दिखा, ऐसे दिख रहे होंगे, तो एक ही लोग दोनों लोगों के साथ टच हो रहे होंगे, है ना, तो एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव वाला पार्ट था, तो कोई भी एरिया अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरिजीत कुछ कंफ्यूजन है यहाँ? नहीं है। अरिजीत नहीं। अब जैसे एक एडवांस 14 में क्वेश्चन पूछा गया, जेईई मेंस में हो सकता है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर दे, तो ये वाला कलर्ड वाला पार्ट दिख रहा है सेम फेज को, बिना कलर वाले सेम फेज को दिख रहा है ना, ये D ऑर्बिटल है, ये भी D है, तो DD सेम प्लेन में है, तो हम क्या बोलेंगे, DD सिग्मा बॉन्ड, है ना। अब देखो ये कलर है, ये बिना कलर वाला है, तो D और D एंटी बॉन्डिंग, तो ये D और D एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे। ये P दिख रहा होगा और ये D दिख रहा होगा, है ना, PD सेम प्लेन में है, तो हम क्या बोलेंगे, PD पाई बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे दोनों अपोजिट प्लेन वाले आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो PD पाई एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। बच्चे कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हेलो? नहीं सर। नहीं सर। चलिए तब जो सबसे कॉमन पार्ट है ना एमओटी का, वो ये रहा, हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे और मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। ये शॉर्टकट हर जगह एप्लीकेबल है ना। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम पता ही है, तो आपने दो टाइप के एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़े होंगे, एक मोर देन 14 के लिए, एक लेस देन 14 के लिए, है ना। कैसे बनाते हैं अपन, 1s मिक्स करेगा तो दो बनेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, है ना, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s में भी दो बनेगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। देन 2p इधर है, 2p के 3 है, तो 6 बनने चाहिए। एक क्या बनता है, सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, देन पाई बॉन्डिंग आएंगे, देन पाई एंटी बॉन्डिंग रहता है, और देन यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो मोर देन 16 वाले में ना हमें ये वाला पैटर्न बस याद रखना पड़ता है थोड़ा बहुत, है ना। नहीं भी याद रखोगे तब भी चलेगा, शॉर्टकट से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। कहीं कहीं अगर स्पेशली पूछ लिया कि कहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, थोड़ा सा रिलेट करिएगा कि सिग्मा पहले आता है देन पाई, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो जो ज्यादा स्टेबल है ना उसका एनर्जी कम रहेगा। एक्चुअली एनर्जी के पैटर्न में ऊपर नीचे से ऊपर जाने से एनर्जी बढ़ रहा होगा, तो सिग्मा बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल, है ना। तो सिग्मा और पाई में सिग्मा का स्टेबिलिटी ज्यादा था। अब एंटी बॉन्डिंग अगर कराओगे तो जो ज्यादा स्टेबल था उसका एंटी बॉन्डिंग उतना कम स्टेबल होगा, तो सिग्मा स्टार जो है वो कम स्टेबल होते हैं। इसमें सिग्मा सिग्मा ऊपर नीचे रहता है। बट अगर इसी में लेस देन 14 वाले अगर आ जाए ना, लेस देन एंड इक्वल्स टू 14, तो वहां पे आपको एक ये जगह चेंज देखने को मिलता है ना। पाई
और सिग्मा में इसको बोलते हैं sp मिक्सिंग। क्यों होता है आगे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लॉजिक समझना है। अगर आपको ये वर्ड भी याद रहे ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्या होगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बोलेगा ऐसा क्यों होता है, लॉजिक इज sp मिक्सिंग, है ना। क्या होता है sp मिक्सिंग अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला। अब इस एनर्जी लेवल डायग्राम के बेसिस पे ना हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फंडा क्या होता है, हाफ ऑफ Nb माइनस Na, है ना। मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या दे देगा आपको, बॉन्ड ऑर्डर दे देगा, है ना। और जिसका मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहा हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना हाई है ना। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट, स्टेबिलिटी। इफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग ना, देन मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। अगर दोनों इक्वल है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और Nb अगर लेस देन Na है तो ये अनस्टेबल होगा, है ना, मिलेगा ही अपने को। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आर डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 16 एंड 10। 16 और 10 जो रहते हैं वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। क्यों होते हैं, लॉजिक सीखना है। जैसे मान लो मैं O2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख रहा हूँ, ये था सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s स्टार, है ना। ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा 2s स्टार, ये सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और ये रहा अपना सिग्मा स्टार 2pz, है ना। तो हम ऐसे लाइन बना के खींच लेंगे। अब O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, फिल करते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन दोनों का एनर्जी सेम है तो हंसुल लगाएंगे अपन 11 12 13 14, है ना। इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है तो 15 16। तो जब अपन 16 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ना तो 16 वाले में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा अपने को, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा, दैट मींस हम क्या बोलेंगे भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। सेम 10 वाले का मतलब हो गया B2। तो B2 में अगर हम 10 लिखते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और यहाँ पे sp मिक्सिंग हो जाता था तो पहले पाई आता है देन सिग्मा आता है। अब 10 इलेक्ट्रॉन फिल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका एनर्जी लेवल सेम है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले हंसोल लगाएंगे, एक एक करके फिल होगा, देन पेयरिंग होता है। तो B2 और O2 जो है ना, B2 और O2 जो होगा, है ना, इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हुए भी इनका नेचर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और यही वो पॉइंट है जिससे हर साल क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आप याद रखते हैं कंसेप्ट, बट आप इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हो। दूसरा शॉर्टकट है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। तो हमें हर जगह ना कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं जो अपनी शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ वो हर जगह एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ CO से CO प्लस के कन्वर्जन में, ना CO प्लस में एप्लीकेबल नहीं है। मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि एक कंपाउंड में एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर CO पॉजिटिव रहे ना तो वहां पे ये शॉर्टकट जो बता रहा हूँ एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी कोई भी कंपाउंड उठा लीजिए, वहां पे ये शॉर्टकट एप्लीकेबल होगा। क्या है शॉर्टकट, समझना है। जैसे मान लीजिए O2 है हमारे पास, है ना। तो O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन। आप क्या करोगे, पहले से 8 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिएगा, है ना। क्यों माइनस करते हैं इसका भी लॉजिक सिखा रहा हूँ, पहले सुन लेना ये लॉजिक। 16 से 8 माइनस करो, क्या बचा, 8 बचा होगा। अभी 8 इलेक्ट्रॉन को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। एक पार्ट मैक्सिमम 6 जा सकता है, एक पार्ट मैक्सिमम क्या हो सकता है, 6 हो सकता है ना। जो रिमेनिंग बचा उसको दूसरे पार्ट में रख लेना, और इन्हीं दोनों जो नंबर आएंगे ना उसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना, जो आएगा रिजल्ट वो होगा बॉन्ड ऑर्डर। लॉजिक समझिएगा, मैंने क्या बताया, जो भी इलेक्ट्रॉन है पहले 8 माइनस कर दे, रिमेनिंग जो भी नंबर बचा वो अगर 6 से ज्यादा है, if that number is greater than 6, then divide that number into 2 parts, है ना। one part is 6 and other remaining part is the second one, है ना। अगर 6 से छोटा है तो वो पूरा नंबर 1 रहेगा, दूसरा 0 हो जाएगा, है ना। और उसी के डिफरेंस को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर दे देगा आपको। कैसे, O2 प्लस है, बताइए O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, सात्विक बताना भाई, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, अरिजीत तू बता दे भाई। 15 16 में एक था 15, 8 माइनस कर भाई, क्या बचा, 7 बचा होगा, तो 6 माइनस 1/2 कर दे, 2.5 आया होगा।
O2 माइनस में हरजीत बताना कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बताइए। सर 17 17। 8 माइनस कर दो, क्या बचा, 9 बचा होगा, है ना। 9 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 1.5 6 माइनस 3/2 1.5 है ना। O2 माइनस 2 बता दे भाई कितने इलेक्ट्रॉन है। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला 18 आपको क्वेश्चन। 18 18 इलेक्ट्रॉन से 8 घटा, क्या बचा, 10। 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। माइनस 4/2 1 आया। O2 प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। 14 से 8 माइनस कर, एक 6 होगा, दूसरा 0। 6 माइनस 0/2 खत्म। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, हर जगह एप्लीकेबल है इनके। सर ऐसे ही करते हैं। हाँ, CO प्लस को छोड़ के हर जगह ये ट्रिक एप्लीकेबल है। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं सर। है ना, हर जगह आप कर लेना, यही लॉजिक लगेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अब, और ये ऐसा कंसेप्ट है जो हर साल जेईई में पूछता ही पूछता है ना। तो मैंने इसको यहाँ नीचे लैंग्वेज में लिख भी दिया है कि टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, ये शॉर्टकट है अपने को कि पहले व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज लिखा हुआ है, पहले 8 इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन से माइनस करो, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, है ना। एक 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर 6 से ज्यादा रहे तो 6 से अगर ज्यादा नहीं रहा, कम रहा, तो भाई वही करेंगे अपन, है ना। जैसे मान लो कि आपसे पूछ लिया B2 माइनस 2 का बता दो, तो B2 माइनस 2 में हमने हाइपोथेटिकल ले लिया कुछ, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे आपको, 12। अब 12 से 8 अगर माइनस कर दो तो भाई बचा कितना, 4 बचा। 4 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 4 माइनस 2/2 कर देंगे, डायरेक्टली आंसर अपना 2 आ जाएगा। बच्चे लॉजिक क्लियर है ये सबको, एक बार कंफर्म करिए आप लोग। क्लियर है बच्चे लॉजिक क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। सर, नहीं है। तो हम ये शॉर्टकट हर जगह अप्लाई करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, है ना। और ये शॉर्टकट बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं, स्टेबिलिटी में भी पता चल जाएगा, है ना। अब ये शॉर्टकट कहाँ से आया, इसका लॉजिक सीखते हैं, है ना। देखिएगा, ये 1s था, ये 1s स्टार था, ये 2s था, ये 2s स्टार था। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस का एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें 2 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे, 2 एंटी बॉन्डिंग के, 2 बॉन्डिंग के, 2 एंटी बॉन्डिंग के। तो ये हर जगह भाई 8 इलेक्ट्रॉन गायब ही हो जाएंगे, है ना। हमने 4 और 4 को गायब कर दिया, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन अपन माइनस कर रहे हैं, है ना। अब आप बोलोगे कि 6 और रिमेनिंग में क्यों डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में 6 इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग में जाते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। तो मैंने ये आपको कैलकुलेशन पूरा क्या कर दिया, गायब कर दिया, है ना। और इसको 6 और रिमेनिंग में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 6 बॉन्डिंग के थे, रिमेनिंग एंटी बॉन्डिंग के थे। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 विल गिव यू द बॉन्ड ऑर्डर। लॉजिक क्लियर है भाई, कहां से शॉर्टकट आया, लॉजिक क्लियर है, कहां से शॉर्टकट आया, अरे बोल तो हाँ या ना। तो हम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू ना हर जगह ये लॉजिक लगाएंगे, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब के सब सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लो कि ये हमारे क्वेश्चन आया है ना, कि कुछ स्पेसिस गिवन है और बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है। तो आप लोग अब एक बार ट्राई करेंगे, हाँ सर। हाँ सर। करिए, यही ट्रिक लगाते हुए जल्दी करिए, आंसर आ रहा है सबका, है ना। मैं इसको गायब कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। ऐसे ये तो लगाइए बना है, और दूसरा दीजिए। O2 यही वाला बना है निकालो, सर फिर कुछ। से निकालो, फिर से यही निकालो, रिवाइज होगा। आपके पेपर में यही रहने वाला है, या तो नाइट्रोजन का सीरीज रहता है या ऑक्सीजन का रहता है। मैं रिस्क नहीं लूंगा कि आप गलत करके आओ। सारे बच्चे फिर से निकालिए बॉन्ड ऑर्डर। कंफर्म करिए एक बार। सर 2, 2.5, 1.5, 3, 1। ओके, सबका ये है बच्चे। हाँ सर। यस सर। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन पूछता है बॉन्ड लेंथ, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में जस्ट ये रिलेशन था, अपोजिट है ना, इनवर्सली का, तो हम इसके बेसिस पे कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है ना। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है,
तो बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं, है ना? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ फॉर N2 N2 प्लस N2 माइनस N2 माइनस 2 N2 प्लस 2 करिए, ट्राई करिए क्या होगा आंसर। आंसर तो लास्ट से फर्स्ट आइए और लास्ट के दो और सेकंड लास्ट के दो इक्वल। ये बताते मैं लिख लेता हूँ आंसर। सर N2 प्लस इक्वल टू N2 माइनस 2, N2 प्लस इक्वल टू N2 प्लस 2, N2 प्लस इक्वल टू N2 माइनस N2 प्लस 2 इक्वल टू N2 माइनस 2। ओके, फिर इसके बाद आएगा N2 माइनस और N2 प्लस इक्वल, N2 माइनस और N2 प्लस इक्वल और इसके बाद N2। N2 लगता है रिवाइज नहीं किए हो ना अरिजीत? सर सबसे ये तो मेन खत्म कर चुके थे ये। नहीं गलत कर लिए, फिर तो करने के बाद भी गलत कर लिए। देखो क्या लिखा हुआ नीचे, ये नहीं होगा, दिख रहा है ये क्रॉस किया हुआ अरिजीत? हाँ सर दिख रहा है। तूने जब क्लास अटेंड किया था उस समय में ये बोला था नहीं होगा, तूने उसी को तो सही नहीं कर दिया था ना। बाकी बच्चे तो कॉपी आंसर खोल के देखना पड़ेगा तब। कॉपी खोल के देखना पड़ेगा। बाकी बच्चे आंसर, ये पूछा जाने वाला हर साल रिपीट होता है भाई इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाला वही शॉर्टकट लगा के, है ना? और इसमें भी लिख ही दे रहा हूँ, जब पूरा लिखा हुआ है तो 14 से 8 माइनस किए होंगे, 6 माइनस 0/2 आया होगा, है ना? अब हमारा जो पैटर्न आया ना कि बहुत सारे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ रहे हैं, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा। 2 और 2 इक्वल कर दिया, ये भी इक्वल कर दिया, ये भी इक्वल कर सर दिया। बता, एक बार फिर से बता है। हाँ बताइए, अब मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए एक बार, अब पेपर में आप गलत मत करिएगा, ठीक है? तो अब हमें क्या करना रहता है, लॉजिक समझिएगा कि जब भी अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए ना, और देन हमें बॉन्ड लेंथ अगर कंपेयर करना है, तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए हमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन सर बोला एंटी बॉन्डिंग जिधर पे 0 है वो सबसे मतलब मैंने वही लॉजिक लिखा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन मॉलिक्यूल हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल हैव लार्जर बॉन्ड लेंथ ड्यू टू रिपल्सन, है ना? तो जिसमें भी इक्वल दिख रहा होगा ना, इन दोनों में इक्वल था, एक में 2 है एक में 0 है, तो 0 वाले का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, है ना? जिसमें रिपल्सन ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा, तो N2 माइनस 2 इज ग्रेटर देन N2 प्लस 2। इन दोनों में देखिए 0 और 2 में रिपल्सन ज्यादा कहाँ लग रहा है, N2 माइनस में लग रहा होगा, तो N2 माइनस इज ग्रेटर देन N2 प्लस, और लास्ट में आएगा N2। कोई कंफ्यूजन है? तो नहीं है, एक पॉइंट मिस कर गए थे। ये पॉइंट मिस नहीं करना है, सबसे मेन पॉइंट यही है। क्लियर? हेलो? हाँ सर। चलिए, अब एडवांस 23 में F2 का एनर्जी लेवल डायग्राम पूछा था,
मेंस 24 में ये पूछा गया कि साई और साई भी दो वेव फंक्शन थे, तो सिग्मा स्टार हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या बोलेंगे अपन, जब सेम फेज में ओवरलैपिंग नहीं हुआ होगा। तो साई ए माइनस साई बी जो है ना, वो सिग्मा स्टार को रिप्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बार देखिएगा क्या आंसर आ रहा है आपको। क्वेश्चन में ये पूछा गया है ना, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू डज नॉट चेंज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू डज नॉट चेंज। वही शॉर्टकट लगाइए, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। मैग्नेटिक में 10 और 10 और 16 याद रखना आपको। 10 और 16 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। करेंगे ट्राई एक बार, बस एक बार ट्राई करेंगे, एक बार कंफर्म करना हाँ या ना। बच्चे ट्राई करोगे ना? ओके, सर ए और बी आ रहा है। ए और बी आ रहा है। ओके, फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है। दो अलग अलग आंसर आए, एक ए और बी है, एक डी। ऑप्शन डी में दोनों में 2.5 2.5 बोला मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू डज नॉट चेंजेस, है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग टू अपन चलते हैं, या नेचर भी देख लेंगे। O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। 17 इलेक्ट्रॉन ऑड है, ये भी पैरा है ना। O2 पैरा है, O2 प्लस क्या आ जाएगा 15, ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। N2 इज डाया, डाया से पैरा में कन्वर्ट हो रहा है ना। और इसमें पैरा से पैरा ही रह रहा है। तो हमें ये पूछा गया कि ऑड इलेक्ट्रॉन जिसमें रहता है वो पैरा होता है, इवन इलेक्ट्रॉन जिसमें रहे वो डाया होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू किसके अकॉर्डिंग टू चलेगा, रूट ओवर एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन से। एन क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमें N2 और N2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। इसमें जीरो था, डायमैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, और इसमें जीरो नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। आंसर हम क्या बोलेंगे, लास्ट वाला ही होने वाला है ना, कि जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। दोनों में n का वैल्यू 1 है। ये लॉजिक सबको समझ में आया बच्चे, एक बार कंफर्म करिएगा। ये लॉजिक बच्चे सबको समझ में आया? हेलो, एक बार कंफर्म करो हाँ या ना। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following process the bond order increases and paramagnetic behavior is converted into diamagnetic। करिए, कंफर्म करिए क्या होगा आंसर। टिक मार्क किया हुआ है आंसर, आप लोग के आ रही है या नहीं आ रही, पूरा क्रॉस चेक करिए। हाँ सर, ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी, सारे बच्चे के आगे ऑप्शन बी। हाँ जी। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्राई करिए ये भी। सर 3। 3 ओके। प्रिया है भाई, अरिजीत। ऐसा कर है। ओके कर लीजिए एक बार। बाकी बच्चे भी एक बार कंफर्म करिए 3 आए या नहीं। हाँ सर आ रहा है। ओके आंसर 2 आ रहा है। हेलो सर 16 का एक्सेप्शन बोले ना सर। क्या क्या 16 में सर एक्सेप्शन बोले ना। ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला ना, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना। हेलो सर आप 10 और 16 का क्या बोले थे? 10 और 16 पैरामैग्नेटिक होता है, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बट क्वेश्चन में लैंग्वेज एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ओके सर। इसके रीजन से ना ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। कुछ गलत किए थे। ये वही लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है थोड़ा सा। 10 और 16 पैरामैग्नेटिक होता है, बट क्वेश्चन में लैंग्वेज में थोड़ा चेंज कर दिया है। अगर ये बोलता है हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, देन आपके आंसर करेक्ट है। बट क्वेश्चन में क्या बोला, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने हैं। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, 15 के केस में। 16 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो 15 का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 14 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 18 में सब कुछ पेयर्ड हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए आप लोग। The number of species from the following which are paramagnetic and with bond order equal to 1 is. ट्राई करिए एक बार। सॉल्व करिए आंसर।
सर सिर्फ B2। सिर्फ B2। सर He2+ भी तो होगा। He2+। हाँ He2+ भी तो होगा। ओके देखते हैं भाई। He2+ का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो रहा है। हाँ सर 0.5 हो रहा है, 0.5 हो रहा है। फिर नहीं होगा। क्या है आंसर? 1 ना अरिजीत? हाँ सर 1। हाँ सर। 1 ही आ रहा सबका? जी सर। किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? चलिए। सर इसमें तो ट्रिक्स नहीं है ना, इसमें तो ड्राइंग बना के ही देखना है। नहीं ट्रिक्स भी लग जाएगा, क्यों नहीं लगेगा? छोटे वाले में सर, कितने? वो छोटे वाले में नहीं 8 से कम वाले में तो फिर वही करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 करके देखना पड़ेगा। हाँ सर है ना? वही बोली। जो 8 से हायर है ना, सब में वो लॉजिक लग जाएगा। 8 से कम वाले में जैसे ये दोनों हो गए, इसमें आपको करने पड़ेंगे, है ना, नॉर्मली। देन बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, ये सिर्फ एक ही आ रहा है। मैं डायरेक्टली फिर मूव करता हूँ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पे। तो कभी कभार आपसे पूछ लेता है स्टेबिलिटी, है ना, कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। जैसे मान लीजिए H2B2 और Li2 में अगर पूछ लिया, इन तीनों का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे ना, तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। अब जब 1 बॉन्ड ऑर्डर है तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी तो फिर पता चल नहीं पाएगा। हम अनपेयर्ड एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग पे भी इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है आपको, सिमिलर दिख रहा है। तो जहां पे हमें सारे पैटर्न अगर इक्वल दिख जाए ना, उसमें स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है ना। जिसका साइज लार्जर है हम क्या बोलेंगे, उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो Li2 इज मोर स्टेबल देन H2, H2 इज मोर स्टेबल देन B2। कोई कंफ्यूजन है भाई? हेलो, इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन? एक बार कंफर्म करिए। इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं। अब हेटेरो वाले में शॉर्ट ट्रिक लगेगा ही लगेगा, बट जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है ना, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या चेंज है? अगर आप हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो जो मोर नेगेटिव है वो न्यूक्लियस के थोड़ा ज्यादा पास रहेगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि 1s यहाँ पे है, इसका 1s यहाँ पे था, हमने न्यूक्लियस कहीं यहाँ पे रखा है। तो दोनों का एनर्जी लेवल ना अलग अलग है, और एनर्जी लेवल ही अगर अलग अलग रहा, ओरिएंटेशन भी कैसे भी रहे, तो एनर्जी लेवल अगर अलग रहता था, तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हम क्या टर्म यूज करते थे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज करते थे, है ना। तो हमने यहाँ पे NBMO का पैटर्न लिया है। 2s में जाके एनर्जी लेवल थोड़ा सा सेम हो जाएगा, है ना। 2p में फिर से वही सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे भी अगर लगाएंगे ना, जनरली जब भी निकालते हैं अपन वैल्यू, NO से NO प्लस जा रहा है, NO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिखे होंगे आपको, 15 से 8 हटाइए 7, 6 माइनस 1/2 2.5 आ रहा है। NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे आपको, 14 से 8 हटाओगे 6 माइनस 0/2 ये 3 आ रहा है ना। तो एक एक्सपेरिमेंटल पैटर्न से हम निकालते हैं कि NO से NO प्लस जो जा रहा है ना, वो पैरा से डायमैग्नेटिक हो रहा होगा। हमारा जो ट्रिक था वो काम कर जाता है। अब मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया कि CO प्लस के केस में ना हमारा ट्रिक एप्लीकेबल नहीं रहता। CO प्लस के केस में हमारा ट्रिक जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं रहता है ना। CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, वो ग्रेटर देन 3 दिखना चाहिए, है ना। हमारा ट्रिक के अकॉर्डिंग टू अगर चलेंगे तो वो ट्रिक में ये 2.5 आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है एक पॉइंट, जस्ट एक पॉइंट आपको याद रखना कि CO प्लस के केस में हम जिस कंसेप्ट के थ्रू इसको डील करते हैं ना, उस मॉडल को बोलते हैं कुलजन मॉडल, है ना। जेई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जेई एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, पूछता है अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। और इसी एनर्जी में जो चेंज गैप दिख रहा होगा ना, इसी पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं, SP मिक्सिंग। तो ट्रिक वाला जो फंडा है आप याद रखिएगा, CO प्लस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ग्रेटर देन 3 होता है ना। आपसे एग्जैक्ट वर्ड भी नहीं पूछने वाला, एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पूछने वाला कि 3.5 होगा या 3.25 होगा। जस्ट आपको ये पैटर्न याद रखना कि इन केस ऑफ CO प्लस
the bond order will be greater than 3. ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? ये पॉइंट क्लियर है? अब ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे लॉजिक आप क्या बोलोगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल्ड होते हैं, इसलिए वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और जो बोल रहे ये वाला पोर्शन कॉपी में नहीं लिखा हुआ है, ये वाला होगा यार लिखा हुआ, ये डिटेल में नहीं है, नहीं सच बोल रहे हैं। सच में बोल रहे हो? हाँ सर। तुम लोगों ने बोला होगा फिर नहीं लिखाने के लिए। नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसा नीचे पॉइंट ये लिखा हुआ, ये नोट का पॉइंट देखना। सर ये ओके सर, देख लेते हैं एक बार देख ले, क्रॉस चेक कर, नहीं तो फिर ये कॉपी करना। हो सकता है कि एक दो क्लास की इधर उधर हो गया होगा, कहाँ तक हुआ कहाँ तक नहीं हुआ उसमें। दिखा रजित? सर अगर करवाए होंगे तो होमोलुमो का पहले ही करवाए होंगे ना? हाँ होमोलुमो के पहले करवाया होगा, इसके बाद ही होमोलुमो है। ये है होमोलुमो। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ देख तो, ये वाला स्टेटमेंट, ये अरिजीत भाई एक बार जल्दी कंफर्म कर, नहीं तो फिर अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं लिखा हुआ, ये वाला पैटर्न नहीं है, ये भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है चलिए, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन, है ना, कि पुलजन मॉडल जो रहता है ना वो एसपी मिक्सिंग का ही फंडा है। कि हमने ये देखा ये एनबीएमओ था, ये भी एनबीएमओ था, दोनों का एनर्जी लेवल अलग अलग है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2s भी अलग अलग एनर्जी लेवल पे रहेंगे। अब जब ये अलग अलग एनर्जी लेवल पे रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगा नहीं। और इस 2s का जो पी रहेगा, यहाँ पे भी आपको एनर्जी लेवल हाई देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका एस और इसका पी जो रहता है ना, पी को अगर दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो पी का एक क्या बनेगा, बॉन्डिंग, दूसरा क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग रहा, ये एंटी बॉन्डिंग रहा, है ना। इसका बॉन्डिंग यहाँ था, इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ था, तो ये दोनों आपस में मिक्स कर जाते हैं, तो एसपी मिक्सिंग इसको बोल देते हैं। एक एसपी मिक्सिंग यहाँ पे बनेगा, एक एसपी मिक्सिंग यहाँ पे बनेगा। तो हम जब ओवरलैपिंग करा रहे थे तो हमने ये देखा था कि पी और पी आपस में इंटरमिक्स होके सिग्मा और पाई पी बना रहे थे। बट इस केस में एक एस और एक पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होता है और वो सिग्मा एसपी और सिग्मा स्टार एसपी बना देता है, और इसके बीच में एनर्जी गैप जो है ना वो बहुत ही हाई है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या दिया गया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फील्ड होते हैं, और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन फेल होगा दैट मींस वो ओवरलैपिंग जो है एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, और एनर्जी गैप अगर बहुत हाई है उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि कब जितने भी ऑर्बिटल थे एटॉमिक ऑर्बिटल उनमें ही रिपल्सन होने लगता है। ये जो एस और पी आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इसी को हम एसपी मिक्सिंग भी बोलते हैं। अरिजीत ये पॉइंट क्लियर है भाई? हाँ सर। एक पॉइंट जस्ट ये याद रखिएगा कि सीओ के केस में अपना शॉर्ट ट्रैक काम नहीं करता है ना। शॉर्ट ट्रैक यहाँ पे काम नहीं करेगा, बाकी हर जगह काम करेगा। नेक्स्ट जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ लेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एक लैंग्वेज और समझना है कि जब हम बीबीटी की बात करते हैं ना तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता था देन पाई बॉन्ड बनता है। बट एमओटी में ऐसा कोई कुछ नहीं है भाई, किसी भी बॉन्ड को आप पहले बना सकते हो, पहले पाई भी बन सकता है बाद में भी सिग्मा बन सकता है ना। तो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना हम उसी के अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग की बात करेंगे। जैसे आपसे ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन B2 वेपर एंड C2 वेपर इज, तो B2 में 10 इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखे, पाई में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 - 0/2 दैट इज 1। और ये दोनों ही बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जो बने होंगे एक बॉन्ड, इस बॉन्ड का नेचर क्या है, पाई बॉन्ड है।
तो B2 में क्या रहता है भाई, पाई बॉन्ड रहते हैं। कितने पाई बॉन्ड रहेंगे, तो आप बोलोगे 1 रहेगा। C2 अगर बनाओगे तो दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है ना। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिखे, 4 माइनस 0/2, दैट इज बॉन्ड नंबर 2 आया। और ये दोनों बॉन्ड जो है ना, इसका भी नेचर क्या होगा, पाई होगा। लॉजिक क्लियर है ये हरजीत, ये लॉजिक क्लियर है भाई? देन एक क्वेश्चन जो अभी भी मैंने सिखाया था आपको हैलोजन फैमिली में कि व्हाई हैलोजन आर कलर्ड, इसके पीछे लॉजिक क्या बोलते हैं, होमो-लुमो ट्रांजिशन। अब हैलोजन की अगर बात करोगे ना, तो सारे हैलोजन में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका नेचर डायमैग्नेटिक, और जो डायमैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली कलरलेस रहते हैं। पर जितने भी हैलोजन है इन सबका कलर होता है, एक पेल येलो है, ग्रीनिश येलो है, एक रेडिश ब्राउन है, एक वायलेट है ना। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो इसके पीछे लॉजिक दिया गया ड्यू टू होमो-लुमो ट्रांजिशन, है ना। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच ट्रांजिशन हो जाता है। एंड जिस पैटर्न के बेसिस पे हम इस कलर की बात करते हैं ना, उस पैटर्न को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, है ना। जो कोऑर्डिनेशन में मैंने सिखाया था ना, वही लॉजिक है ना। कि अगर मान लो कि कोई वायलेट और इंडिगो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कलर क्या दिखेगा, येलो। अगर कोई येलो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कलर दिखेगा आइदर वायलेट और इंडिगो दिखेगा आपको। तो फ्लोरीन में जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन अपने फिल किया है वो यहाँ पे रहेगा, है ना, सेकेंड सेल पे। क्लोरीन में जाओगे तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे एनर्जी गैप थोड़ा सा कम होता जाएगा। तो सबसे कम एनर्जी गैप आपको कहाँ दिख रहा होगा, आयोडीन के केस में। अब EU जो होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका एनर्जी कम उसका वेवलेंथ ज्यादा, जिसका एनर्जी कम उसमें वेवलेंथ ज्यादा, है ना। और हाइयर वेवलेंथ किसका रहेगा, कलर में रेड का होता है ना, रेड के पहले ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, देन सबसे कम वायलेट का होता है। तो फ्लोरीन के केस में ना LUMO का मतलब है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा इसको बोलते हैं अनऑक्यूपाइड, है ना। और जहां इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके लिए हमने क्या टर्म यूज किया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हैलोजन के केस में ना इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंच जाते हैं, है ना। तो जहां पे एनर्जी सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन का जंपिंग सबसे जल्दी हो जाएगा, है ना। तो एनर्जी कम तो वेवलेंथ का वैल्यू हाइयर, और इसी हाइयर वेवलेंथ के रीजन से हमारा जो I2 था ना, हेलो बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है ना? जी सर। तो ये वाला कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जो कलर एब्जॉर्ब करेगा उसके अपोजिट हम क्या बोलते हैं, इसका कलर दिखता है। कोई कंफ्यूजन है बच्चे? किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? सर नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दिए कि अगर N का वैल्यू बढ़ेगा एनर्जी गैप कम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन थोड़ा बेटर हो पाएगा। तो दोनों लॉजिक की क्वेश्चन जनरली ये पूछेंगे कि व्हाई हैलोजन आर कलर्ड, आप आंसर क्या बोलोगे, ड्यू टू होमो-लुमो ट्रांजिशन। अब sp मिक्सिंग कहाँ होता है इसका लॉजिक सीखिएगा। B2, C2 और N2 में ही sp मिक्सिंग होंगे। 10, 12 और 14 इलेक्ट्रॉन में ही sp मिक्सिंग होता है ना। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे नहीं ना, सिग्मा 2p z में जब तक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा, पाई में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा, तब तक हम sp मिक्सिंग की बात ही नहीं करेंगे। तो B2, C2 और N2 में sp मिक्सिंग हो रहा है। इसका अल्टरनेटिव लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। अब बोलोगे आप O2 और F2 में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि O2 और F2 जो होते हैं ना, ये दोनों सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसमें एनर्जी गैप कम रहेगा, है ना। तो एनर्जी गैप कम में कभी भी हम मिक्सिंग की बात नहीं करने वाले। अब B2 और C2 या फिर N2 की अगर बात करें तो ये मैंने नॉर्मल डायग्राम बनाया है, 1s 1s स्टार, 2s 2s स्टार, 2px, है ना, पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz, दोनों स्टार है और यहाँ पे सिग्मा स्टार लगा हुआ। और अपन ने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा था ना, तो बॉन्डिंग वाले जीरेड होते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले अनजीरेड। ये जीरेड, ये अनजीरेड, ये जीरेड, ये अनजीरेड, ये जीरेड, ये अनजीरेड, है ना। तो जीरेड वाले सेम सिमेट्री के हैं, अनजीरेड वाले सेम सिमेट्री के हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जीरेड और जीरेड में ना दोनों सेम प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, न्यूक्लियस के पास में गैप बहुत कम होता है, तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब ये दोनों गैप दोनों के बीच में बढ़ेगा। सेम फंडा,
हम इन दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अनजीरेड वाले पार्ट के लिए भी, है ना, कि जहां पे सिग्मा 2px था, इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये गैप ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया था अपन ने, उसके बाद हमें क्या दिखेगा, इस एनर्जी में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे कि जो ये वाला पार्ट है ना, एक पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरा पार्ट हम क्या बोलेंगे, ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना, ड्यू टू रिपल्सन। और ऊपर वाले भी पार्ट है वो भी ड्यू टू रिपल्सन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, दैट मीन्स जो पाई ऑर्बिटल है वो कहाँ चले जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे। तो जो 14 लेस देन 14 वाले में या इक्वल्स टू 14 वाले में जो हमने चेंज किया था ना, वो इन्हीं पी ऑर्बिटल में चेंज किया था अपन ने, कि एस जो था ना, या सिग्मा बॉन्ड वाले जो ऑर्बिटल थे वो पाई बॉन्ड वाले से ऊपर चले जाते हैं। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं एसपी मिक्सिंग, है ना। तो एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना कि अगर आपसे पूछता है कि किस किस कंपाउंड में एसपी मिक्सिंग पॉसिबल है, तो आप क्या बोलोगे, B2, C2 और N2 के केस में एसपी मिक्सिंग होता है ना। बाकी बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछ लिए तो बॉन्ड ऑर्डर में तो कुछ टेंशन होगा ही नहीं, शॉर्टकट अप्लाई हो जाएंगे। हमें अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वगैरह पूछे ना, देन यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है आपको, बट वो भी सीक्वेंस में ना हमें ये याद रखना कि इन लेस देन 14 वाले में B2, C2 और N2 रहे, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसमें पैटर्न जस्ट अपोजिट हो जाता है। अरिजीत, यहाँ कोई कंफ्यूजन है भाई? अरिजीत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? देन हेजान्स रूल। हेजान्स रूल में मैं जस्ट एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट का पॉइंट, ज्यादा टाइम है नहीं तो आज इस चैप्टर को खत्म करना है। ये वाला स्टेटमेंट अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे कि फेजान्स रूल टोटल स्टार फैक्टर पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ कैटायन जितना कम रहेगा ना, पोलराइजेबिलिटी हाई रहता है, 5। पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। अगर चार्ज ऑन कैटायन अगर बढ़ाओगे, साइज और चार्ज दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। कैटायन में साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज लार्जर होना चाहिए। एनायन के केस में साइज भी लार्ज होना चाहिए, चार्ज भी हाई होना चाहिए, है ना। तो ये दो कंडीशन है, जिस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर मॉलिक्यूल में इंक्रीज करेगा। कैसे, कुछ एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं अपन। जैसे देखो यहाँ पे CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2। तो हमें देखना क्या रहता है, अगर कैटायन सेम है ना, तो एनाइन के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, और जहां एनाइन सेम रहेगा उसमें हम कैटायन के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। तो पहले वाले में हमें क्या दिखा, कैटायन सेम था, तो हम एनाइन को कंसीडर करते हुए चलेंगे। अब एनाइन में लॉजिक क्या था कि साइज ऑफ एनाइन जितना ज्यादा रहने वाला है, हमें कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो CaI2 जो है ये सबसे ज्यादा कोवैलेंट, देन Br2, देन Cl2, देन F2, क्योंकि चार्ज भी सब में क्या दिखेगा आपको, सिमिलर दिखेगा। यहाँ पे देखोगे तो एनाइन का वैल्यू सेम है, एनाइन पे चार्ज भी सेम दिख रहा है अपने को, तो हम कैटायन देखेंगे। कैटायन अल्कली मेटल कैटायन है, चार्ज का वैल्यू सेम है, तो हमें साइज देखना है। अब कैटायन में क्या देखना है, जिसका साइज जितना छोटा रहेगा ना, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर उतना हाइयर रहेगा। तो LiCl इज मोर कोवैलेंट देन NaCl, NaCl इज मोर कोवैलेंट देन RbCl, RbCl इज मोर कोवैलेंट देन CaCl। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि कैटायन सेम है, एनाइन अलग अलग दे दिया, है ना, एनाइन में हम चार्ज लगा देंगे कंपेयर, इस पे -3, इस पे -2, -1, तो जिस पे हाई मैग्नीट्यूड का चार्ज, उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा रहेगा। कोई कंफ्यूजन बच्चे? एक बार कंफर्म करिए हाँ या ना। सर नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है, NaCl और CuCl में कोवैलेंट कैरेक्टर को कंपेयर कर लो, तो आप क्या बोलोगे, एनाइन देखते हैं, एनाइन सेम था, चार्ज और एनाइन भी सेम दिखा। कैटायन देखते हैं, कैटायन भी सेम नेचर, कैटायन में ये प्लस है, ये भी प्लस है, चार्ज सेम था, है ना। और हिंट दे देगा कि साइज ऑफ Na+ इज इक्विवेलेंट टू Cu+ होता है। तो जितने भी लॉजिक थे ना, वो सारे लॉजिक हमारे फेल हो गए इस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि मैंने हिंट में दे दिया, क्वेश्चन में भी हिंट में गिवन रहेगा कि साइज ऑफ Na+ इज इक्विवेलेंट टू Cu+, या ये लिख के नहीं भी देगा आपको, है ना। तो अगर साइज भी इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है, तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना हमें एक और लॉजिक लगाना पड़ता है, वो है टाइप ऑफ कैटायन। तो केमिस्ट्री में जितने भी कैटायन है ना, उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटायन इज नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। दूसरा है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, जिसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। एंड तीसरा है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन कंपाउंड, जिसमें 18 + 2 इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए, है ना। तो ये 3 टाइप के कैटायन है, इन्हीं कैटायन के बेसिस पे हम क्या करते हैं,
पोलराइजेशन के वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब जिसके वैलेंस शेल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, हम क्या बोलेंगे, उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होता है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रख लेना कि जो नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड रहते हैं ना, इनमें पोलराइजेशन सबसे ज्यादा रहेगा, है ना, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना कोवैलेंट कैरेक्टर रहने वाला। तो पोलराइजेशन का ऑर्डर नॉन इनर्ट गैस, आफ्टर स्यूडो इनर्ट गैस, एंड देन फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉपर प्लस की अगर बात करें ना, तो Cu कॉपर प्लस रहे या इसके नीचे ग्रुप के जो भी मेंबर हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, में सब में +1 चार्ज ही दिखेगा आपको। तो ये तीनों क्या होते हैं, स्यूडो कैटाइन होते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन। इनके वैलेंस शेल में आपको 18 इलेक्ट्रॉन दिखने वाले हैं। देन जिंक, कैडमियम, मरकरी, इस पे प्लस है तो जिंक पे +2 डाल दो। जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये भी क्या है भाई, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड है ना। आगे अगर गैलियम +3 हो गया, जर्मेनियम +4 हो जाएगा, तो ये सब भी स्यूडो वाली कैटेगराइजेशन है। तो ये स्यूडो था और ये इनर्ट गैस था, तो स्यूडो में पोलराइजेशन ज्यादा, दैट मींस कोवैलेंट कैरेक्टर हाई हो जाएगा। बच्चे कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अरिजीत, इस पॉइंट में कुछ नहीं है। कंफ्यूजन है भाई? नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लीजिए तो आपके सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। KCl, AgCl स्यूडो होता है, डी ब्लॉक वाले स्यूडो ही थे, है ना। तो ये स्यूडो, ये नोबल है, स्यूडो का हाई होगा। RbCl ये S ब्लॉक का मेटल है ना, ये स्यूडो है, C और Pb में ये इनर्ट हो गया, है ना, P ब्लॉक वाले आगे। ये स्यूडो है, ये नोबल है। ये क्या दिखा, नोबल, स्यूडो और इनर्ट, है ना। यहाँ पे तीनों ही स्यूडो दिख गए। तो जब तीनों ही स्यूडो दिखेगा ना, उस केस में हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला फंडा लगाएंगे कि जिसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा रहेगा। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ वर्क करता है, 4D और 5D में वर्क करता है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन के रीजन से न्यूक्लियस का जो पोलराइजेशन होगा ना, वो इसके वैलेंस शेल पे ज्यादा दिखेगा आपको। तो इफ ऑल एटम्स बिलोंग्स टू द स्यूडो कैटेगरी ना, देन हमें एक कॉन्ट्रैक्शन का फंडा देखना है जिसका एटॉमिक नंबर हाई रहेगा, उसमें पोलराइजेशन का वैल्यू ज्यादा मिलेगा। कोई कंफ्यूजन है बच्चे, एक बार कंफर्म करिए। नहीं है। देन इन सारे पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, हम डायरेक्टली मूव करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करिए। हाँ सर, क्लियर है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा सबको पता है ना। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 10 मिनट का टॉपिक है ये, है ना। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना, वो एक टाइप का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंपाउंड में FH, NH या OH बॉन्ड रहता है। दो और कंडीशन हम कंसीडर करते हैं। जब भी अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दिख जाए ना, यानी sp कार्बन अगर दिखता है ना, तो sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इक्विवेलेंट हो जाता है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन, हम क्या बोलते हैं कि भाई ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। एंड समटाइम्स क्लोरीन कैन आल्सो पार्टिसिपेट्स इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल आया, या फिर एक और कंपाउंड है। क्लोरीन वाले दो ही कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और आपसे पेपर में यही पूछा जाता है। एक है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और दूसरा है क्लोरल हाइड्रेट, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, है ना। ये OH का H और इसके Cl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता हुआ देखेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर स्ट्रेंथ की बात करें ना, तो ये आयनिक बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। वो है अपना HF2-। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था H2F2 में बॉन्ड एंगल जब कंपेयर कर रहे थे अपन, है ना, तो अपन ने इसको कैसे डिसोसिएट किया था, H+ और HF2- में। तो ये एक आयन डाइपोल टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आयन डाइपोल टाइप का दिखे ना, देन उस केस में बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू बहुत ही हाई हो जाएगा, है ना। अगर नॉर्मल देखें तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, है ना। बट अगर आयन डाइपोल दिख गया तो उस केस में इसका जो बॉन्ड एनर्जी है ना, वो इवन आयनिक बॉन्ड से भी हाइयर हो जाता है। दो टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, एक इंटरमॉलिक्यूलर, या हम बोल सकते हैं होमोमॉलिक्यूलर,
और एक है हेट्रो वाला, है ना। हेट्रो मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने चाहिए, होमो का मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स सेम सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, ये भी आपसे कहीं कहीं पूछ लेता है। कैसे निकालते हैं? 2 into मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट और नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइट। Donor site is always number of lone pair which are present on highly electronegative element, and acceptor site is hydrogen atom which are directly attached with FON, है ना। तो वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 4 रहते हैं, HF में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2 दिखेगा, NS3 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी कितने दिखेंगे आपको? 2 दिख जाएंगे। अब आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसे कंपाउंड है जिसमें, या ऐसे कंपाउंड दे देंगे और पूछ लेगा कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मेटल नॉन मेटल के रीजन से क्या बोलोगे? आयनिक, है ना। नॉन मेटल के रीजन से कोवैलेंट, है ना, F और F में, और HF और F में हाइड्रोजन बॉन्ड की भी टेंडेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। देन कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? ये सब आपने अभी रिवाइज किया होगा आई थिंक। अरिजीत ये किए थे ना अभी रिवाइज? सर। है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहता है ना, वो कंडीशन वाले फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने के चांसेस रहते हैं, समझिएगा इस पॉइंट को, कि अगर हमारे पास AHB टाइप के मॉलिक्यूल अगर दिख रहे हैं तो A आइदर FO और N हो सकता है, B भी क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग लोन पेयर एंड स्मॉल इन साइज। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए पे डिपेंड करता है। ए जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो एच पे उतना ज्यादा ही पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डेवलप कर देगा, और इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव है वो इस निगेटिव के साथ उतनी जल्दी इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी शो करेगा। जैसे आपसे ये पूछ लेगा कि इन तीनों में स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंपेयर करेंगे, आपको क्या देखना है? ए देखना है ना। ए जहां पे ज्यादा निगेटिव, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे हाईयर होगा। एफ, ओ और एन में ज्यादा निगेटिव कौन सा था? फ्लोरीन था। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया? 1, 2, 3। बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, बॉन्ड लेंथ हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उसका बॉन्ड लेंथ तो छोटा रहेगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना, इस HF का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा इस HF के रिस्पेक्ट में, और इस HF का बॉन्ड लेंथ इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा छोटा होगा, है ना, क्योंकि इसका निगेटिविटी सबसे कम था। तो बॉन्ड लेंथ 3 to 1 को फॉलो करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ 1 to 3 को फॉलो करेगा। बच्चे ये लॉजिक क्लियर है? ये लॉजिक क्लियर है? अब जितने भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ना, वो वाटर में सॉल्युबल रहते हैं। तो H2O इज लिक्विड, क्या बोलेंगे? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। H2S गैस, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। N और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम था, बट NH कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाइल ClH कैन नॉट फॉर्म। व्हाई? हम क्या बोलेंगे? जेड इफेक्टिव का फंडा, है ना। N में जेड इफेक्टिव ज्यादा है क्लोरीन के रीजन से, इसलिए ClH बॉन्ड जो होता है वो वेंडरवाल की कैटेगरी में आ जाएंगे, और NH बॉन्ड जो रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आ जाता है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करें तो 2 टाइप के बॉन्ड रहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर में ऑलवेज एसोसिएशन होगा, कॉम्बिनेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर में चिलेशन होता है, रिंग का फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में पूछा गया कि HF में का शेप क्या है, तो क्या बोलेंगे? जिगजैग, बॉन्ड एंगल इज नियर बाय 120 डिग्री, है ना। अदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लीनियर है ना। CH3COH में होमो एटॉमिक दिख रहा होगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना। और लॉजिक मैंने लिख दिया, कंपाउंड व्हिच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि सॉलिड बोरिक एसिड जो होते हैं ना, H3BO3, है ना, इसमें 1 मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? तो इसमें एक मॉलिक्यूल में ना 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। तो आपसे ना H3BO3 और H2O के बीच में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करवा देगा। अब इसमें दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट स्ट्रेंथ वाइज कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? H3BO3। क्यों? क्योंकि इसमें 6 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हाइयर रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा दिखेगा आपको। तो बोरिक एसिड हैविंग हाई BP देन H2O, ये P ब्लॉक में क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस में, है ना। अब सबसे मेन पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है भाई? चीनेशन, है ना।
अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली हमें कहाँ दिखेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेते हैं तो ये N है और ये H है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में भी दिखेगा अपने को, है ना? OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, O और H हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी हो जाएगा। तो हम एक लॉजिक लिखते हैं, इस पॉइंट पे बहुत अच्छे से फोकस करना। क्वेश्चन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पूछेगा तो यही पूछने वाला आपसे कि ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाते हैं, है ना? इसलिए कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? मॉलिक्यूलर वेट। अगर इंटर होगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू इंक्रीज होता है। बट इंट्रा अगर हो गया ना तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही है भाई, कुछ चेंज आया नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड डिक्रीज करता है। बट वॉलेटिलिटी जो है ना, अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज किया तो वॉलेटाइल नेचर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, तो वेपर प्रेशर और वॉलेटिलिटी ऑफ कंपाउंड जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो कोई अगर सेम कंपाउंड दे दे और पूछ ले कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो जो इंटर करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा, जो इंट्रा कर रहा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है बच्चे? सर वेपर प्रेशर कैसे बढ़ रहे हैं? क्या क्या? वेपर प्रेशर का मतलब जो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा ना, जो वोलेटाइल है वो गैस में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे ना। हेलो? हाँ सर। तो गैस में अगर जल्दी कन्वर्ट हो गया तो वेपर प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है? हाँ सर। हेलो? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि अगर दो ये कंपाउंड दे दिए और पूछ लेगा भाई इनके विस्कोसिटी का ऑर्डर बताइए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, हीट ऑफ वेपराइजेशन का ऑर्डर बताइए। तो ये वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है। जो स्ट्रॉन्गर रहेगा उनके सारे वैल्यू क्या रहेंगे? ग्रेटर रहेंगे। जो वीकर बॉन्ड है उनमें बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में ये कम है, ये ज्यादा होगा, है ना? अगर हमें वेपर प्रेशर वगैरह बताना है, यहाँ पे शायद कुछ पार्ट मैंने मिस किया है, ये है वेपर प्रेशर लिखा हुआ। तो वेपर प्रेशर अगर पूछ लेना आपसे तो वेपर प्रेशर क्या बोलोगे? इंट्रा वाले का हाई हो जाए। अब एक क्वेश्चन और है, ये भी लैंग्वेज वाले में स्टेटमेंट वाले में बोल देता है कि HF एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना तीनों स्टेज में रहता है ना? सॉलिड में भी दिखेगा, लिक्विड में भी मिलेगा और गैसेस में भी मिलेगा। एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना फैक्ट बेस्ड, वो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टू सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे क्वेश्चन में 24 में पूछा गया कि किस कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में दिख रहा है आपको, है ना? OH दिख रहा है तो करवा लेंगे अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी रहेगी? हमें क्या ढूंढना? OH, इसमें इंटरमोलिक्यूलर, इसमें भी इंटरमोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर। तो ये 5 ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें हमें क्या दिखेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता हुआ दिखेगा। मेंस 24 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, है ना? आपसे पूछा गया कि कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो करेक्ट है। एक बार ट्राई करेंगे इसको। मेरा वॉइस क्लियर है ना बच्चे? ये 5 स्टेटमेंट गिवन था, आपसे पूछा गया है ये कि भाई कितने स्टेटमेंट इसमें लिखे हुए हैं जो करेक्ट है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? एक बार ट्राई करिए। आंसर
सर ए और ई कंफर्म होगा। ए और ई कंफर्म होगा। ए बी ई। ए बी आंसर भाई ए डी ई। अरिजीत कहाँ पे मिस्टेक हो भाई, एक बार देखना। अरिजीत हाँ सर रुकिए, कहाँ पे मिस्टेक की है भाई, देखो एक बार। मैं बी में सोचा क्या ये बॉन्डिंग हो इंटर जाएगी। लिखा हुआ है, लैंग्वेज में गलत मत कर देना देख के, यही आपसे यही गलत करवाएगा आता हुए क्वेश्चन में। इंटर है, इसमें क्या होता है, इंट्रा होता है, तो ये गलत है। हाँ सर एचएफ में इसलिए इंटर गड़बड़ हो होता है, ये इंट्रा है, इसलिए ये गलत है ना। बट ये से दूर से तो ये दोनों ही ऑप्शन सही लगता है ना। हाँ तो ये मेंस 24 का क्वेश्चन है, जो भी बच्चे गलत किए उनको दूर से सही ही लगा था, पास से देखना है आपको। मतलब सर ए और ई कंफर्म थे ना, तो इसलिए अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर देते तो सही हो जाता आंसर। सही हो जाता, ठीक है। तो इसके बाद वेंडर वॉल्स में जस्ट आपको ये रिलेशन याद रखना, एक बार जेईई मेंस में पूछा है ना, कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेंडर वॉल्स फोर्स कहाँ लगेगा। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन r⁻³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल r⁻6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। आयन डाइपोल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल 1/r⁴, और मेन जो क्वेश्चन पूछता है वो लंदन डिस्पर्सन फोर्स से पूछता है ना। तो लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या होते हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डोमिनेंट वर्क करते हैं, बट दोनों जगह लगेगा, पोलर में भी लगेगा, नॉन पोलर में भी लगेगा, बट नॉन पोलर में ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाई कि इफेक्ट ऑफ लंदन डिस्पर्सन फोर्स ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। तो लंदन डिस्पर्सन फोर्स ना 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इंटरेक्शन। जैसे जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना, ये वाला तो हर बार पूछता है। मैंने आपको इनर्ट गैस जब पढ़ाया वहां पे भी करवाया था कि सब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछा जाए ना तो वो हीलियम का है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो हम क्या बोलते हैं, वो किसका होता है भाई, लिथियम का, हीलियम का होता है। कोई कंफ्यूजन है बच्चे यहाँ पे। तो जब भी अगर कंपाउंड में सेम टाइप का इंट्रैक्शन रहे ना तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर वेट। जैसे हैलोजन है, सेम टाइप का इंट्रैक्शन, इनर्ट गैस सेम टाइप का इंट्रैक्शन, बट अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम रहे और मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो जाता है, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, है ना, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसमें सरफेस एरिया बनाओगे तो ये कम रहेगा। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम रहे ना देन मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट वैरी करेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट इस पूरे चैप्टर का वो है ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डाइपोल मोमेंट। हमें एक पैटर्न ये याद रखना पड़ता है कि सबसे वीकेस्ट जो होता है वो लंदन डिस्पर्सन फोर्स होता है। तो आज के क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया है। ये पीडीएफ अभी मैं जस्ट कंप्लीशन ऑफ क्लास एंड करने के बाद ही भेज दूंगा। अगर नेक्स्ट में क्लास रहता है तो एक क्लास रहेगा, आई थिंक उस दिन मैं आयनिक इक्विलिब्रियम आपको करा दूंगा, ठीक है। एक क्लास में शॉर्टकट अपन शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग टू कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन है बच्चे यहाँ पे? सर आप जीओसी और हाइड्रोकार्बन डिविजन करेंगे? अगर क्लास लगेगा तो करवा दूंगा भाई, है ना। डिटेल में नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में कर लेंगे अपन। हाँ वो शॉर्टकट में, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर, बाय बाय। मैं ये पीडीएफ अभी भेज दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। अभी ठीक है। एंड करते ही भेज दूंगा।